नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे ऑप्शन के साथ। आप मेरे साथ ऑप्शन मिलने पर जवाब देने का खुद कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं अंत में उसका आंसर बताऊँगा। मेरे साथ आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आप लोगों ने इतने दिनों तक जो पढ़ा उससे आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई है। ये सारे सवाल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल हैं। इनसे कई सवाल बोर्ड में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मध्यकालीन इतिहास का काल कब से कब तक माना जाता है? तो साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 600 से 1600 ईस्वी, बी 750 से 1545 ईस्वी, सी 750 से 1750 ईस्वी या फिर डी 750 से 1700 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा सी 750 से 1750 ईस्वी। अगला सवाल है, प्राचीन इतिहास का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ए आरंभ से 748 ईस्वी, बी आरंभ से 750 ईस्वी, सी आरंभ से 749 ईस्वी, डी आरंभ से 751 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा सी आरंभ से 749 ईस्वी। अगला सवाल है, एक युग में कितने वर्षों को शामिल किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 10,000 वर्ष, बी 1,000 वर्ष, सी 1,00,000 वर्ष या डी 100 वर्षों को। तो इसका सही उत्तर होगा, एक युग में कितने वर्षों को शामिल किया गया है? तो एक युग में 1,000 वर्षों को शामिल किया गया है, यानी उत्तर होगा बी। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता को लगभग कितने वर्ष पुराना माना गया है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन। ए 3,000 वर्ष, बी 5,000 वर्ष, सी 50,000 वर्ष या डी 30,000 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा, वैदिक सभ्यता को 3,000 वर्ष पुराना माना गया है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को कितने वर्ष पुराना माना गया है? ऑप्शन ए 5,000 वर्ष, बी 3,000 वर्ष, सी 750 वर्ष या डी 50,000 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ए 5,000 वर्ष। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बी 1500 ईसा पूर्व से 610 ईसा पूर्व, सी 1500 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व, डी 1500 ईसा पूर्व से 620 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 6 का सही उत्तर होगा ए। 7वां नंबर का सवाल है, सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ए 2560 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 1750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व या डी 1750 से 2500 ईस्वी। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है। ए वेद, बी पुराण, सी उपवेद, डी रामायण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो सही उत्तर होगा वेद। अगला सवाल है, वेद का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी मंत्रों का समूह, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, वेद का अर्थ होता है ज्ञान और मंत्रों का समूह। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर होगा ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। अगला सवाल है नंबर 11, ऋग्वेद का रचना काल क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए 1480 से 900 ईसा पूर्व, बी 1280 से 1010 ईसा पूर्व, सी 1000 से 2000 ईसा पूर्व या डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला सवाल है,
ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ये रहा, ए 8, बी 1028, सी 10,462 या डी 10। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगला है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 12,462, बी 1080, सी 18 या डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1028। अगला सवाल है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने ए में है, बी में है धनुर्वेद, सी में है गंधर्व वेद या डी में है शिल्प वेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अगला सवाल है, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 7वां या डी 10वां। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 3। अगला सवाल है, महान मृत्युंजय मंत्र की रचना ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए 5वां, बी प्रथम, सी 7वां या डी द्वितीय। तो उत्तर होगा सी 7वां। महान मृत्युंजय मंत्र की रचना ऋग्वेद के किस मंडल में हुई है? तो वो हुई है 7वां मंडल में। अगला सवाल है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है ए शिव, बी इंद्र, सी सावित्री या डी सोम। तो इसका सही उत्तर होगा डी सोम। अगला सवाल है, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन है ए 108, बी 33, सी 35 या डी 18। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी 33। यानी ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितना है? 33। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? तो ऑप्शन है ए विष्णु, बी शिव, सी मातृदेवी या डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा डी इंद्र। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक काल में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेदिक काल में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आपके सामने ऑप्शन रहा ए 25, बी 40, सी 24 या फिर डी 15। तो इसका सही उत्तर होगा सी 24। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? ए 20, बी 25, सी 10 या डी 5। तो ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा बी 25। ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? 25 नदियों का। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी यमुना या डी गंगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सिंधु। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? यानी ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ए सरस्वती, बी यमुना, सी सिंधु या डी गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा सरस्वती। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितनी बार हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो साथियों इसका सही उत्तर ए 1 बार हुआ है। गंगा नदी का जिक्र कितने बार हुआ है? मात्र 1 दफा हुआ है। अगला सवाल है, किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में हुआ है? गद्य और पद दोनों में किस वेद की रचना हुई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों में हुई है। अगला सवाल है,
किस वेद को भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन रहा ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा सी सामवेद। अगला सवाल है, रोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इस साथियों इसका सही उत्तर होगा डी अथर्ववेद। अगला सवाल है, वेदांग की संख्या कितनी है? ए 4, बी 6, सी 18 या डी 10। तो साथियों इसका सही उत्तर है बी 6। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन ये रहा ए 18, बी 10, सी 6 या डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा डी 4। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 10, सी 1 या फिर डी 16। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुराणों की संख्या कितनी है? तो साथियों पुराणों की संख्या 18 है। ये सवाल कई दफा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है, कैलाश पर्वत, शिवलिंग, रुद्राक्ष का वर्णन किस पुराण में किया गया है? यानी कैलाश पर्वत, शिवलिंग, रुद्राक्ष का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन रहा ए वायु पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण या डी ब्रह्म पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए वायु पुराण। अगला सवाल है, श्री कृष्ण का देह त्याग का वर्णन किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन है ए भागवत पुराण, बी विष्णु पुराण, सी शिव पुराण या डी मार्कंडेय पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा ए भागवत पुराण। अगला सवाल है, 12 महीनों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? यानी वर्ष के 12 महीना का वर्णन किस पुराण में मिलता है? ए भविष्य पुराण, बी लिंग पुराण, सी वामन पुराण या डी मत्स्य पुराण। साथियों इसका सही उत्तर होगा ए भविष्य पुराण। अगला सवाल है, सबसे छोटा पुराण है? ऑप्शन है ए भविष्य पुराण, बी मार्कंडेय पुराण, सी अग्नि पुराण या डी वराह पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश किस पुराण को कहा जाता है? ए मार्कंडेय पुराण, बी भविष्य पुराण, सी ब्रह्मवैवर्त पुराण या डी अग्नि पुराण। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी अग्नि पुराण। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया का वृतांत किस पुराण में मिलता है? ए मार्कंडेय पुराण, बी लिंग पुराण, सी भविष्य पुराण या डी वराह पुराण। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी भविष्य पुराण। अगला सवाल है, सबसे विशाल पुराण है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा स्कंद पुराण, बी वामन पुराण, सी मत्स्य पुराण या डी गरुड़ पुराण। तो साथियों इसका सही उत्तर ए होगा स्कंद पुराण। अगला सवाल है, सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? ए मत्स्य पुराण, बी गरुड़ पुराण, सी स्कंद पुराण या डी वामन पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा ए मत्स्य पुराण। अगला सवाल है, सांपों की पहचान किस पुराण से मिलता है? सांपों की पहचान किस पुराण से मिलता है? तो ए लिंग पुराण, बी भविष्य पुराण, सी वराह पुराण या डी अग्नि पुराण। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी भविष्य पुराण। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है? आपको बताना है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा पुराण है? ए लिंग पुराण, बी विष्णु पुराण, सी पद्म पुराण या डी मत्स्य पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण। चलिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं।
साथियों अगला सवाल है, देवी दुर्गा से संबंधित जानकारी किस पुराण से मिलती है? आपके सामने ऑप्शन ए पद्म पुराण, बी वामन पुराण, सी गरुड़ पुराण या डी मार्कंडेय पुराण। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी मार्कंडेय पुराण। अगला सवाल है, मौर्य वंश गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आपको यह समझना है कि मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। ऑप्शन ए विष्णु पुराण, बी वायु पुराण, सी ए और बी दोनों या डी मत्स्य पुराण। ए और बी दोनों का मतलब हुआ विष्णु पुराण से भी मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, बी वायु पुराण से भी मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी ए और बी दोनों। अगला सवाल है, गणेश पूजा का उल्लेख किस पुराण से मिलता है? ए अग्नि पुराण, बी स्कंद पुराण, सी वायु पुराण या डी लिंग पुराण। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए अग्नि पुराण। अगला सवाल है 44 नंबर का सवाल, सप्ताह के 7 दिनों के नाम का वर्णन किस पुराण से मिलता है? ए भागवत पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी स्कंद पुराण या डी वायु पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी वायु पुराण। अगला सवाल है 45 नंबर का, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ए नारद पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी मार्कंडेय पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नारद पुराण। अगला सवाल है 46 नंबर का सवाल है हमारे सामने। सवाल है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? ए कथावस्तु, बी मुद्रा राक्षस, सी जातक या डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो जातक में वर्णित है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म किस संगति के बाद, बौद्ध धर्म, यहाँ पर सवाल में मिस्टेक हुआ, बौद्ध धर्म के किस संगति के बाद हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया? यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, वो किस संगति के बाद? ये जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, वो किस संगति के बाद विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम संगति, बी द्वितीय संगति, सी तृतीय संगति या फिर चौथा डी चतुर्थ संगति। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? चतुर्थ संगति। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ए आगम से, बी कल्पसूत्र से, सी भगवती सूत्र से या डी कथा वस्तु से। तो इसका सही उत्तर होगा बी कल्पसूत्र से। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए विशाखदत्त, बी घनानंद, सी विष्णुगुप्त या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कहिए या फिर चाणक्य कहिए या फिर कौटिल्य कहिए, ये तीनों एक ही चीज है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी यहाँ है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो हमारे सामने ये सवाल है कि अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, गुप्त वंश, बी मुगल वंश, सी मौर्य वंश या डी शुंग वंश। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी मौर्य वंश। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए चाणक्य, बी विशाखदत्त, सी अली अहमद या डी कलहन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी विशाखदत्त। अगला सवाल है, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? ए कलहन, बी अली अहमद, सी पाणिनि या डी कात्यायन। तो साथियों
इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए कलहन। ये सवाल एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। अगला सवाल है चचनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन रहा ए अली अहमद, बी कौटिल्य, सी कात्यायन या डी कलहन। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अगला सवाल है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कात्यायन, बी अली अहमद, सी कलहन या फिर डी पाणिनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इसका सही उत्तर होगा डी पाणिनि। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, अलबरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी के साथ, बी मोहम्मद गौरी के साथ, सी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ या डी इल्तुतमिश के साथ। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए महमूद गजनवी के साथ। अगला सवाल है अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन रहा ए अरबी में, बी फारसी में, सी उर्दू में या डी संस्कृत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए अरबी में। अगला सवाल है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ए गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में या डी इनमें से किसी के शासनकाल में नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला सवाल है रेहला के लेखक कौन है या फिर रेहला के लेखक थे, कौन थे? ए इब्न बतूता, बी अबू इना, सी अलबरूनी या डी नासिरुद्दीन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए इब्न बतूता। अगला सवाल है फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का निवासी था? तो फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है ए फ्रांस का, बी इंग्लैंड का, सी हॉलैंड का। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए फ्रांस का। कहाँ का निवासी था फ्रांसिस बर्नियर? फ्रांस का। तो साथियों आगे समझने का प्रयास। अगला सवाल है अलबरूनी के अनुसार लकड़ी की बनी आदित्य की मूर्ति किस नगर में स्थित थी? ए गजनी में, बी मुल्तान में, सी उज्जैन में या डी कन्नौज में। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? मुल्तान में। अगला सवाल है इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? ऑप्शन है ए भारत की, बी चीन की, सी जापान की या डी फ्रांस की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी चीन की। अगला सवाल है इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? ए जौहरियों का, बी घोड़ा बेचने वाले का, सी विदेशी व्यापारियों का या डी गाने वाले व्यक्तियों का। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? गाने वाले व्यक्तियों का, ऑप्शन डी। अगला सवाल है बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? ऑप्शन है ए राजधानी को, बी व्यापारिक केंद्र को, सी मुगल कालीन नगरों को या डी शिल्प केंद्र को। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी मुगल कालीन नगरों को। अगला सवाल है अलबरूनी ने पुराण एवं गीता के अतिरिक्त अन्य कौन कौन भारतीय धार्मिक कृतियों का अध्ययन किया? ऑप्शन रहा ए वेद, सी गर्गी संहिता, बी कुरान या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए वेद। अगला सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया? ए इब्न बतूता को, बी वेनसोंग को, सी अलबरूनी को या डी बर्नियर को। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता को। अगला सवाल है अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? आपके सामने ऑप्शन रहा ए ईरान, बी अरब, सी ख्वारिज्म या डी तुर्किस्तान। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी ख्वारिज्म।
अगला सवाल है अलबरूनी कब से कब तक भारत में रहा? ए 1000 से 1019 ईस्वी, बी 1019 से 1030 ईस्वी, सी 1030 ईस्वी से 1040 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 1019 से 1030 ईस्वी। अगला सवाल है इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? ए ईरान, बी गजनी, सी तुर्की, या डी मोरक्को। तो साथियों इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी मोरक्को। अगला सवाल है हट यात्री किसको कहा गया है? ए अलबरूनी को, बी इब्न बतूता को, सी समरकंद को। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी इब्न बतूता को। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 16, सी 6, या डी 4। तो साथियों पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल है फ्रांसवा बर्नियर भारत में किस शासक वंश के दरबार में आया था? यानी फ्रांसवा बर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी अफगान वंश, या डी मुगल वंश। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसवा बर्नियर मुगल वंश के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है मुगल बादशाह को किस यूरोपीय यात्री ने कंगाल का, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा है कंगालो, कंगारू नहीं होगा, कंगालो होगा। तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए। मुगल बादशाह को किस यूरोपीय यात्री ने कंगालों का राजा कहा था? तो ऑप्शन रहा ए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, बी बारबोसा ने कहा था, सी बर्नियर ने कहा था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी बर्नियर जो है मुगल कालीन बादशाह को कंगालों का राजा कहा था, ये बर्नियर ही था। अगला है उपवेद की संख्या कितनी है? ए 4, बी 6, सी 18, या डी 16। बताइए उपवेद की संख्या कितनी है? तो साथियों उपवेद की संख्या 4 है। अगला सवाल है मुगल कालीन नगर को शिविर नगर किसने कहा था? ए बारबोसा, बी बर्नियर, सी अलबरूनी, या डी इब्न बतूता। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों आगे देखते हैं नंबर 75 को। सवाल है मुद्रा राक्षस से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश, या फिर डी बी और सी दोनों। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी बी और सी दोनों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? ए 11वीं शताब्दी में, बी 12वीं शताब्दी में, सी 14वीं शताब्दी में, या डी 13वीं शताब्दी में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 14वीं शताब्दी में। अगला है फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, या डी स्पेन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी फ्रांस। अगला सवाल है फ्रांसवा बर्नियर कौन था? ए चिकित्सक, बी इतिहासकार, सी एक राजनीतिक दार्शनिक, या डी उपर्युक्त सभी। तो उत्तर क्या आएगा? डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपके सामने ऑप्शन है ए अलाउद्दीन शाह, बी अकबर, सी जहांगीर। तो साथियों यहाँ डी है, डी क्या होगा? शाहजहां। उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है इब्न बतूता भारत में कब से कब तक रहा? ए 1333 से 1342 ईस्वी, बी 1325 से 1331 ईस्वी, सी 1342 से 1348 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए 1333 से 1342 ईस्वी। अगला सवाल है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है। इब्न बतूता जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है। ए तहकीक ए हिंद, बी किताबुल हिंद, सी रेहला या डी भारत की खोज। तो इसका सही उत्तर होगा सी रेहला। अगला सवाल है इब्न बतूता भारत में चल रहे किन प्रथाओं पर विशेष जोर देता है। किन प्रथाओं पर विशेष जोर देता है। ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी दास प्रथा, सी डाक प्रणाली या डी इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी इब्न बतूता इन सभी प्रथाओं पर जोर दिया है, इसके बारे में लिखा है। अगला सवाल है 83 नंबर का सवाल है कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था। ए 1973 ईस्वी, बी 973 ईस्वी, सी 1304 ईस्वी या डी 1333 ईस्वी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी 1304 ईस्वी। अगला सवाल है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में लिखा है। ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू या डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए अरबी। इब्न बतूता अपनी यात्रा का वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। अगला सवाल है भारत के किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिल्ली से दौलताबाद किया था। आपके सामने ऑप्शन है ए अकबर, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ए सिकंदर, बी महमूद गजनी, सी इल्तुतमिश या डी बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा बी महमूद गजनी। अगला सवाल है तहकीक ए हिंद किसकी रचना है। ए मेगास्थनीज, बी इब्न बतूता, सी अलबरूनी या डी महमूद गजनवी। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सी अलबरूनी। अगला सवाल है तहकीक ए हिंद की रचना किस भाषा में हुई है। ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी या डी इनमें से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका उत्तर होगा ए अरबी। अगला सवाल है 89 में भारत में रहते हुए अलबरूनी किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन है ए प्राकृत, बी पाली, सी हिंदी। तो उत्तर हो जाएगा डी संस्कृत। आगे देखते हैं अगला सवाल है फ्रांसवा बर्नियर का जन्म कब हुआ था। साथियों आपके सामने ऑप्शन रहा ए 1030 ईस्वी, समझना है आपको, यहाँ ईस्वी मिस हुआ है, बी 1019 ईस्वी, सी 625 ईस्वी या डी 1656 ईस्वी। फिर से ए 1030 ईस्वी, बी 1019 ईस्वी, सी 1625 ईस्वी या डी 1656 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सी 1625 ईस्वी। अगला सवाल है ट्रेवल इन मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है ए अलबरूनी, बी बर्नियर, सी फाहियान या डी इब्न बतूता। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी बर्नियर। अगला सवाल है फाहियान का जन्म कब हुआ था। ए 340 ईस्वी, बी 337 ईस्वी में, सी 399 ईस्वी में या डी 455 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा बी 337 ईस्वी में। अगला सवाल है किस वेद की ऋचाओं को गाया जा सकता है। किस वेद की ऋचाओं को गाया जा सकता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा सी सामवेद। अगला है पुराण की रचना किस भाषा में हुई है। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी, संस्कृत में, सरल संस्कृत भाषा में पुराण की रचना हुई है। अगला है इंडिका की रचना किसने की है? ए चाणक्य, बी मनु, सी मेगास्थनीज या डी कलहन। तो इंडिका की रचना किसने की है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी मेगास्थनीज। अगला सवाल है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ए सिकंदर का, बी चंद्रगुप्त मौर्य का, सी सेल्यूकस निकेटर का या फिर डी इनमें से किसी का नहीं। इनमें से किसी का नहीं यहाँ नहीं छूट गया है, आपको समझ लेना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी सेल्यूकस निकेटर का। अगला सवाल है अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ए नंदवंश की, बी गुप्त वंश की, सी मौर्य वंश की या डी मुगल वंश की। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी मौर्य वंश की। अगला सवाल है महमूद गजनी ने ख्वारिज्म पर कब अधिकार कर लिया? ए 1025 ईस्वी, बी 1020 ईस्वी, सी 1050 ईस्वी या डी 1017 ईस्वी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी 1017 ईस्वी। अगला सवाल है फो क्यू की नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी बर्नियर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी फाहियान। साथियों आखिरी सवाल है फाहियान को भारत यात्रा करके चीन लौटने में कुल कितना समय लगा? तो इसका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 12 वर्ष या डी 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा डी 15 वर्ष। फाहियान को 6 वर्ष भारत आने में लगा था और 6 वर्षों तक उन्होंने भारत में रहा, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और पुनः उसको चीन लौटने में 3 वर्ष लगा। इस तरह से कुल फाहियान को 15 वर्षों का समय लगा था। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।